हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में बेस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बेस थ्योरम को प्रूव करना या उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करना नहीं है। हम लोग बेस थ्योरम से रिलेटेड की टर्म समझेंगे और एक दो चीजें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस थ्योरम के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में क्या क्या यूजेस हैं। तो बेस थ्योरम में जो की वर्ड्स हैं वो प्रायर यानी हाइपोथेसिस या फिर करंट बिलीफ, उसके अलावा एविडेंस जो नया पिक्चर में आता है जो हमारे बिलीफ को अपडेट करता है, लाइक्लीहुड, एंड लास्ट चीज जो हम लोग समझेंगे दैट विल बी पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर जो कि हमारा अपडेटेड बिलीफ होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में बेस थ्योरम कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले जैसे बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में बेस थ्योरम का एक वाइड एप्लीकेशन है। इनफैक्ट हम लोग जो आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो भी उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि सारे टेस्ट जो हैं, जो जो भी मेडिकल टेस्ट हैं वो 100% रिलायबल नहीं होते हैं। तो उस चीज को पिक्चर में लेते हुए बेस थ्योरम मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे यूज होती है उसको हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा बेस थ्योरम के और भी बहुत यूजेस हैं, जैसे स्पैम या जो स्पैम ईमेल होते हैं उनको फिल्टर करने में भी हमारी मदद करता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं। उसके अलावा बेस थ्योरम का अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्शन में भी होता है। तो स्पैम ईमेल के थ्रू भी हम फ्रॉड डिटेक्शन में बात कर सकते हैं और भी कुछ केसेस हैं जहां पर फ्रॉड डिटेक्शन में बेस थ्योरम यूज होती है। और उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेस थ्योरम के काफी यूजेज हैं। इनफैक्ट 2014 में एक पर्सन शिप से गिर गया था रात को। शिप थी या छोटी सी बोट थी, और इंजन्स की आवाज तेज होने की वजह से उसके जो साथ वाले थे उसको उनको उसके बाद सुनाई नहीं दे पाई। उनको इनफैक्ट शायद 4 या 5 घंटे बाद पता चला कि भाई हमारा साथी तो अटलांटिक ओशन में गिर गया है। तो उसको सर्च करने के लिए बेजियन सर्च थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बेस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। इनफैक्ट कई बार जब प्लेन क्रैश हो जाते हैं तो उनके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में भी बेस थ्योरम का यूज किया जाता है। उसके अलावा कई लोगों ने ट्रेजर हंट के लिए भी बेस थ्योरम का यूज किया है। तो वी विल फाइंड आउट कि हाउ बेस थ्योरम वर्क्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। अब हम लोग एक एक करके इसमें की टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दो सिंबल दिख रहे हैं एच और ई, तो एच यहां पर हाइपोथेसिस है या हमारा प्रायर नॉलेज है, वो डेटा जो हमारे पास अभी अवेलेबल है विदाउट एनी एविडेंस, है ना। तो दैट इज आवर हाइपोथेसिस। एविडेंस वो है जो हमारी हाइपोथेसिस को चेंज करेगा। ठीक, तो अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको ये सारे टर्म्स और अच्छे से क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो P ऑफ H जो यहां पर दिख रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ एविडेंस। मतलब जब तक एविडेंस पिक्चर में नहीं आया है तब तक हमारा जो प्रायर नॉलेज है उसके ट्रू होने के क्या चांसेस हैं। और P ऑफ E यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि हाइपोथेसिस के बिना जो ओवरऑल हमारे पास डेटा अवेलेबल है एविडेंस से रिलेटेड उसके ट्रू होने के चांसेस क्या हैं। अगेन एग्जांपल से ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी देखा बोला जाता है। फिर है P ऑफ E बाई H, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग ट्रू गिवन दी हाइपोथेसिस। तो अगर हाइपोथेसिस एक क्वेश्चन में गिवन होगी तो उसके होते हुए एविडेंस के ट्रू होने के चांसेस क्या हैं, इसको लाइक्लीहुड भी हम लोग बोलते हैं। और फाइनली जो हमें बेस थ्योरम में कैलकुलेट करना है P ऑफ H बाई E, इसको हम लोग बोलते हैं अपडेटेड हाइपोथेसिस या अपडेटेड बिलीफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू गिवन द एविडेंस। तो ये चीज हमें बेस थ्योरम में अल्टीमेटली कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास कोई पहले से नॉलेज थी, फिर एक नया एविडेंस पिक्चर में आया, तो उससे हमारा बिलीफ जो है वो अपडेट होगा। ठीक, तो इसका एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको सारी चीजें भी क्लियर होंगी, सारे टर्म्स भी क्लियर होंगे, प्लस बेस थ्योरम क्यों इतनी पावरफुल है हमें वो भी अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट्स से कि स्कॉट इज एन 80-year-old मैन, और जो डॉक्टर और मेडिकल कम्युनिटी के पास एक प्रायर डेटा अवेलेबल है या हाइपोथेसिस अवेलेबल है कि 1% पीपल एट द एज ऑफ 80 हैव सम रेयर डिसीज। कोई एक रेयर डिसीज है जो 1% पीपल के होता है एट द एज ऑफ 80। ठीक, सो दिस इज योर हाइपोथेसिस। ठीक, अब जो रेयर डिजीज का टेस्ट है
वो 99% रिलायबल है। 99% रिलायबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 पॉजिटिव लोग वो टेस्ट करवाने जाते हैं तो केवल 99 की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और एक की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, क्योंकि 99% रिलायबल है तो वो एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जनरेट कर देगा। या फिर 99 ऐसे 100 नेगेटिव लोग वो टेस्ट करवाने जाते हैं तो 99 की रिपोर्ट तो नेगेटिव आएगी जो कि सही है, बट एक की रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि टेस्ट 99% ही रिलायबल है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है दैट इज योर एविडेंस। तो अब लेट से कि स्कॉट ने वो टेस्ट करवाया और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया उस रेयर डिजीज के लिए। तो वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज दैट रेयर डिसीज। अब जब मैं पहली बार स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछता हूं तो कई बार स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 99% चांसेस होंगे क्योंकि टेस्ट 99% रिलायबल है। बट बेटा एक हाइपोथेसिस भी है कि केवल 80 की एज में केवल 1% लोगों के ही वो डिजीज है, तो आंसर विल नॉट बी 99%। तो लेट्स फाइंड आउट कि आंसर होगा क्या। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तो हम एक एक करके इसमें चीजों को अपडेट करते हैं। तो P ऑफ H यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। तो हाइपोथेसिस या प्रायर नॉलेज क्या है कि 1% लोगों के वो रेयर डिजीज होने के चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू इज 1%। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग ट्रू गिवन द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है कि स्कॉट के वो रेयर डिजीज है। ठीक है, रेयर डिजीज है। ठीक, और एविडेंस पॉजिटिव आने के फिर क्या चांसेस होंगे अगर उसे वो रेयर डिजीज है। तो सोचो, तो टेस्ट चूंकि 99% रिलायबल है तो अगर स्कॉट को वो डिजीज हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस कितने होंगे? 99% होंगे। अब अगेन बेस थ्योरम की कैलकुलेशन में जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है वो ये कैलकुलेट करना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग ट्रू। ठीक, अच्छा इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड भी बोलते हैं। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब देखो एविडेंस यानी कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव कैसे कैसे आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग ट्रू, क्योंकि इसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो इस चीज के ट्रू आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि स्कॉट के एक्चुअल में वो डिजीज है और एक्चुअल में अगर वो डिजीज है एंड उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो एक तरीका तो ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कॉट के वो डिजीज ना हो और तब भी उसकी रिपोर्ट क्या आ जाए, तब भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। तो अगेन आप पॉज करके सोचो कि इन दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, स्कॉट के डिजीज होने के चांसेस तो कितने हैं? 1% है। और अगर उसके डिजीज है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस क्योंकि 99% रिलायबल है तो 99% होंगे। प्लस अब स्कॉट के डिजीज ना होने के चांसेस कितने हैं? तो वो 99% है। और अगर उसके डिजीज नहीं है और तब भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है तो इस चीज के चांसेस कितने हैं? तो इस चीज के चांसेस 1% है क्योंकि टेस्ट इज 99% रिलायबल। ठीक, तो अब हमें तीनों चीजें पता है तो हम इस फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं तो देखते हैं हमने को क्या मिल रहा है। तो ये तो हम लोग ने कैलकुलेट कर ही लिया, तो सारी चीजों को प्लग इन करें और कैलकुलेट करें तो ये कितना आया? 50% आया। यानी कि 99% चांसेस नहीं है जैसा कई स्टूडेंट बोलते हैं, उसका टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद अभी केवल 50% चांसेस ही हैं कि स्कॉट के एक्चुअल में वो रेयर डिजीज है। लेकिन हमारी हाइपोथेसिस अब अपडेट हो गई है। जो इनिशियल हाइपोथेसिस थी कि उसके वो डिजीज होने के चांसेस 1% थे, अब वो चांसेस जो हैं वो अपडेट होके कितने हो गए? 50% हो गए। ठीक, अब अगर वो मान लो टेस्ट फिर से कराता है तो अब जो हाइपोथेसिस के जो हम लोग 1% ले रहे थे वो 1% नहीं लेंगे, वो हाइपोथेसिस कितनी हो चुकी है? 50% हो चुकी है। द बिलीफ इज अपडेटेड। ठीक, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, नाउ देर इज 50% चांस दैट स्कॉट हैज दैट रेयर डिसीज गिवन हिज टेस्ट रिजल्ट वाज पॉजिटिव।
और हमारा जो बिलीफ है वो अपडेट हो चुका है। नाउ लेट्स से कि स्कॉट फिर से टेस्ट करवाता है और फिर से उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो अब देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होंगे कि देख ही हैज दैट रेयर डिजीज। तो अब अपनी हाइपोथेसिस क्या हो गई? अब अपनी हाइपोथेसिस हो गई है 50%, और evidence being true given the hypothesis, that is again 99%. अब probability of evidence being true क्या होगा? तो उसके एक्चुअल में वो रेयर डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो 50% इंटू 99% या फिर 50% इंटू 1%। ठीक है ना भाई? उसको वो डिजीज है, और मतलब उसको वो डिजीज है और उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, या फिर क्या होगा कि उसको वो डिजीज नहीं है, अब उसके भी चांसेस 50% है, पहले 99 थे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो तब भी पॉजिटिव आ जाए, तो टेस्ट 99% रिलायबल है, तो गलत रिपोर्ट आने के 1% चांसेस होंगे। तो ये तीनों चीजें अगेन हम लोग ने कैलकुलेट कर ली। अब अगेन हम इन सारी वैल्यूज को रखें तो और सीधी से कैलकुलेशन करें तो अब 99% चांसेस हैं। जब उसका 2 बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो नाउ हाइपोथेसिस इज अगेन अपडेटेड। पहले 1% थी, फिर 50% हुई, एंड नाउ देर इज 99% चांस दैट स्कॉट हैज दैट रेयर डिजीज। आई थिंक आपको बेस थ्योरम का ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों इट इज मैथमेटिक्स ऑफ अपडेटिंग बिलीफ्स है। तो बेस थ्योरम में नया एविडेंस आने के बाद हमारा बिलीफ अपडेट होता है, तो ओल्ड बिलीफ प्लस न्यू एविडेंस इज इक्वल्स टू अपडेटेड बिलीफ। दैट इज ऑल अबाउट बेस थ्योरम। अब एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।